सातोशी कोन एक ऐसा जापानीज एनिमे डायरेक्टर जिन्होंने परफेक्ट ब्लू डायरेक्ट करी है और उस मूवी को बनाया है जिसने इंसेप्शन जैसी ग्रेट मूवी को इंस्पायर करा है, पेपरिका और टोक्यो गॉडफादर। ये काफी लेजेंडरी मूवीज बना चुके हैं और इनका एक मांगा निकला था जिसका नाम है ओपुस। ये एक मांगा है, एक मांगा आर्टिस्ट के ऊपर जो अपने ही मांगा के अंदर खिंचा चला जाता है। तुमने काफी सारी फोर्थ वॉल ब्रेकिंग मांगास एनिमे मूवीज देखी होंगी जिसमें अलग अलग टाइप के एडवेंचर्स होते हैं अपने ही वर्ल्ड में और एक इमेजिनरी वर्ल्ड में। लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूँ तुमने ऐसा कभी मांगा या कोई भी स्टोरी नहीं पढ़ा होगा जिसमें एक खुद बंदा अपनी रियलिटी से एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ पर उसी राइटर ने जो कैरेक्टर्स लिखे हैं उसी की स्टोरीज को देखना और उन्हीं टेरिबल चीजों को फेस करना जो उसने खुद लिखी है। इमेजिन करो तुम्हें एक बहुत ही बेकार डेथ मिलने वाली है और तुम्हें पता लगता है कि तुम्हें किसी ने लिखा है और तुम्हारी डेथ उसी बंदे ने लिखी है और वो तुम्हारे सामने आ जाए। तुम तो कहोगे भाई मैं तो उसका मुंह तोड़ने वाला हूँ। और सोचो तुमने किसी कैरेक्टर की डेथ लिखी और वो कैरेक्टर तुम्हारे सामने आ जाए और पूछे कि मेरे साथ ऐसा क्यों करा। तुम्हारा रियल आंसर क्या होगा? और तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारी जितनी भी रियलिटी है वो एक पर्सन के दिमाग से आई है। ओपुस मांगा बाय सातोशी कोन में ये सब है और इससे भी बहुत ज्यादा है। ये मांगा सिर्फ फोर्थ वॉल ब्रेक नहीं करती बल्कि इसको एकदम चकनाचूर कर देती है। ओपुस मांगा का स्केल काफी बड़ा है, इसलिए नहीं क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स बहुत दूर तक ट्रैवल करते हैं या कोई पहाड़ क्लाइम करते हैं, बल्कि इसमें कैरेक्टर्स जो है वो डायमेंशनल बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं। वो काफी एपिक है और ये एक स्टोरी की बाउंड्रीज को पुश करता है कि वो कितना आगे तक जा सकता है। बट इस मांगा की डिटेल्स में जाने से पहले हम थोड़ा जो राइटर है उनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। सातोशी कोन, जैसा तुम्हें मैंने बताया है, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया मूवीज डायरेक्ट करी हैं, पर ये डायरेक्टर जो है एक मांगा आर्टिस्ट भी थे। इन्होंने बहुत अच्छी सीरीज लिखी है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ द सी, सेराफिन विंग्स। ये दोनों ही बहुत अच्छी सीरीज हैं। हालांकि सातोशी कोन को अनक्रेडिट कर दिया गया था इन काम से, लेकिन मुझे ये भी पता लगा कि इन्होंने ऑल टाइम क्लासिक मांगा में असिस्टेंट आर्टिस्ट का भी काम करा है जिसका नाम है अकीरा। जो भी मांगा इन्होंने क्रिएट करा है उनके मांगा पैनल्स का फ्लो इतना बढ़िया है कि ऐसा लगता है तुम बैठकर एक मूवी देख रहे हो जो काफी इनक्रेडिबल पेस पर मूव फॉरवर्ड करती है। वो तुम्हें सही में ऐसा फील कराएगा कि तुम एक थिएटर में बैठे हो। और आज हम उन्हीं के काफी ग्रेटेस्ट पीसेस में से एक ओपुस के बारे में बात करने वाले हैं। ये टिपिकल एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं होने वाली बल्कि ये एक स्टार्टर पैक टाइप होने वाला है जिससे तुम पता लगा सको कि स्टोरी में है क्या और उसका मीनिंग क्या है। इसे तुम मांगा पढ़ने से पहले भी देख सकते हो, मांगा पढ़ने के बाद भी देख सकते हो। तो शुरुआत में ही हम देखते हैं कि एक मांगा के अंदर मांगा हमें दिखाया जा रहा है जिसमें उसी मांगा की एंडिंग होने वाली होती है। हम देखते हैं जो मांगा की मेन कैरेक्टर है सातोको, वो उसी मांगा के विलन के सामने बंदूक ताने हुए खड़ी है और उस विलन का नाम है मास्क और इस मास्क की स्पेलिंग कुछ अजीब सी है, MASQUE। और ये एक साइकिक कल्ट लीडर है। मास्क जो है वो एक पिलर को घुमा के सातोको की तरफ फेंक देता है और सातोको को बचाने लिन आ जाता है और यहीं पर सीधा चैप्टर खत्म हो जाता है और नीचे लिखा हुआ होता है नेक्स्ट इशू रेजोनेंस द कंक्लूजन। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मांगा की स्केच दिखाई जा रही है और जूम आउट होता है। हम देखते हैं कि एक आदमी रेजोनेंस के लास्ट चैप्टर को गो थ्रू कर रहा है और फिर हमें मेन मांगा के ऑथर को दिखाया जाता है जो इसका नाम है शिकारा नागाई। और ये ऐसा मांगा आर्टिस्ट भी नहीं है कि जो चल नहीं पा रहा, बल्कि इसकी मांगा जो है रेजोनेंस वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मांगा है। और जो बंदा रफ ड्राफ्ट पढ़ रहा था रेजोनेंस के फाइनल चैप्टर का वो उसी का एडिटर है। और ये लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं फाइनल चैप्टर के बारे में। यहाँ पर हमें पता लगता है एडिटर के थ्रू कि जो नागाई है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है कि स्टोरी को एंड कैसे करे, क्योंकि स्टोरी अभी तक बहुत ज्यादा खिंच गई है। और जो नागाई है उसने इतना सोचने के बाद एक फाइनल कॉल पर आया कि वो स्टोरी को एक बैंग के साथ खत्म करेगा जिसमें जो हीरो है लिन और जो मास्क है वो दोनों मर जाएंगे। जिसमें एडिटर बोलता है कि सभी लोगों को अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को मरते देखना काफी ज्यादा बुरा लगता है और नगाई भी उसके साथ हाँ में हाँ मिलाकर बोलता है कि जो मेरा कैरेक्टर लिन है वो भी इस पर एग्री करेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि नगाई अपने स्टूडियो में बैठा हुआ है और फाइनल चैप्टर्स ड्रॉ कर रहा है और काफी घंटों बाद काम करने के जो लास्ट पेज है वो भी ड्रॉ हो चुका था। और तभी नगाई जो है वो एक होल देखता है अपने मैन्युस्क्रिप्ट पेपर के ऊपर और उसी के बॉटम में हमें दिखाया जाता है कि लिन है जिसने उसी पेपर को पकड़ रखा है जिसमें वो मरने वाला है। जैसा नगाई ने बोला था कि लिन काफी हेट करेगा अपने डेथ के ऊपर और इतना हेट करने लगा कि वो अपने वर्ल्ड में एक होल को क्रिएट करके अपनी
अपनी डेथ के पल को चुरा लेता है। नगाई को लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है काफी ज्यादा काम करने की वजह से। अभी तक मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि वो हेलुसिनेट कर रहा है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो खुद उसी मैन्युस्क्रिप्ट के होल के अंदर पूरा घुस जाता है और शाफ्ट और वेंटिलेशन ग्रिड के थ्रू गिर रहा होता है, जिसके बारे में वो कंप्लेन कर रहा था। और वो सीधा मास्क के ऊपर गिरता है, जो कि मास्क को प्रिवेंट कर देता है वही पिलर को फेंकने से सातोको के ऊपर। और वो अगले ही पल फेस टू फेस हो जाता है सातोको के उसी कैरेक्टर के सामने जिसको उसने खुद ड्रॉ करा था। उसके बाद से नगाई उसी स्टोरी में इंटरेक्ट करता है सबके साथ और अलग अलग पर्सपेक्टिव देखता है सबके, अपने ही कैरेक्टर के साथ उनके एक्सपीरियंसेस को लिव करता है और अपने कैरेक्टर्स को क्या होने वाला है उनके बारे में बताता है और उन्हें काफी ज्यादा डरा देता है, क्योंकि ऑब्वियसली नगाई ही उसी शो का राइटर है। पहले नगाई को लगा कि ये सिर्फ एक ड्रीम है। वेल, ये एक ड्रीम ही होना चाहिए, है ना। मतलब वो जो डेड बॉडी उसके साइड में थी, उसी कैरेक्टर को उसने बनाया और वो मर रहा है, वो असली नहीं हो सकता। और अगर रियल है तो नगाई ही उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। एक मैटर ऑफ फैक्ट देखो कि नगाई पूरे जो गलत चीजें हो रही है इस मांगा में, गलत अच्छी सारी चीजें, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नगाई जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है मेन कैरेक्टर को कन्विंस करने में, जो सातोको है, कि उसकी इंटायर लाइफ जो थी वो एक मांगा है और जिसने उसको बनाया वो उसी के सामने है। ये जो स्टोरी है रेजोनेंस, इसमें काफी ज्यादा साइकिक कैरेक्टर्स है। साइकिक कैरेक्टर्स मतलब जिनके पास पावर होती है, जो माइंड रीड कर सकते हैं, चीजों को उठा सकते हैं, जैसे वांडा हो गई या मैग्नीटो हो गया। सातोको भी उन्हीं में से एक थी। और नगाई उसको बोलता भी है कि तुम मेरा दिमाग पढ़ लो और पता लगा लो कि ट्रुथ क्या है। और टू बी ऑनेस्ट सातोको को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगले ही पल जब नगाई ने मास्क का एक मास्क पहना था जो कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए होता है, हम देखते हैं एक काफी ट्रिपी और इनक्रेडिबली गॉर्जियस सा इलस्ट्रेटेड ड्रीम लाइक सीक्वेंस दिखाया जाता है, जिसमें नगाई जो है एक काफी बड़े यूनिवर्स टाइप जगह में फ्लोट कर रहा है, जहाँ पर काफी सारे मास्क हैं, वो स्टार्स को रिजेंबल कर रहे हैं। अगले ही पैनल में हम देखते हैं जो नगाई है उसके सर से काफी सारे अजीब अजीब से मांगा पैनल शूट हो रहे हैं, जो कि अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस थे रेजोनेंस के। और अभी सातोको और मास्क उसको भी पता लग जाता है कि वो एक कैरेक्टर है किसी मांगा के। एक्चुअली वो मानना नहीं चाह रहे थे, बट उनको फोर्सफुली मानना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली जो सब उनके सामने हो रहा था वो रियलिटी को दिखा रहा था। इसके बाद नगाई और सातोको अलग अलग इवेंट्स में जाते हैं स्टोरी के, और काफी ज्यादा ट्राई करते हैं कि स्टोरी को बैलेंस रखा जाए, क्योंकि कुछ ऐसा हो जाता है इस मांगा के अंदर जिससे इस मांगा का वर्ल्ड टीयर होने लग जाता है, फटने लग जाता है। वो लिन के पीछे जाते हैं जिसके पास मांगा का लास्ट पेज था, और फिर उन्होंने मास्क को खत्म कर दिया। तो इस मांगा को इतना स्पेशल क्या बनाता है? ओवरऑल ये एक काफी तगड़ा पीस ऑफ वर्क है, लेकिन यहाँ पर कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो काफी ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं। मेरे लिए तो करते हैं ऑब्वियसली। जैसा कि तुम देख सकते हो इस मांगा का आर्ट स्टाइल काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। जिस वे में जो पेज का लेआउट है, जिस वे में सारी चीजें फ्लो करती है, काफी स्पेक्टेक्युलर नहीं बताता इनको, बल्कि ये काफी क्विक है और काफी आसानी होती है इसमें स्टोरी को फॉलो करने में। और जबकि ये एक सिंगल वॉल्यूम मांगा है, तुम कब इसको खत्म कर दोगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैंने बस एक रात में ही इसको खत्म कर दिया था। जो आर्ट है वो भी काफी ज्यादा मिनिमल और सिंपल है। जो कैरेक्टर डिजाइन है वो काफी ज्यादा चार्मिंग है, रिलेटेबल है। मतलब हजारों लाखों डिटेल नहीं है उनके कपड़ों में, बट ऐसा लगता है कि ये रियल है। नगाई एक नॉर्मल सा मांगा आर्टिस्ट है, चश्मे वाला, सिगरेट पीता है, बैगी क्लोथ्स, अनशेव्ड फेस, और आधे मांगा में वो तो नंगे पाव होता है। मतलब ये बंदा अपने ही हाई थ्रिलर कहानी के अंदर स्टम्बल करता रहता है, उछल कूद करता रहता है, और इसको पता भी नहीं लगता कि ये असली है या नकली। मांगा में हम देखते हैं कि ये एक मिसमैच फ्रॉक्स भी पहनता है और एक रैंडम एस डूड से ये सिगरेट को एक्सचेंज कर रहा है। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट, इस कहानी के कैरेक्टर्स। इस कहानी में कैरेक्टर्स इतने अच्छे हैं। नगाई जो है वो एक जर्नी पे जाता है अपने ग्रेट रेवलेशन के, एक ऐसे ही वर्ल्ड में घुस के चले आना जिसको उसने खुद लिखा था और बनाया था, और उन्हीं लोगों के साइड फोर्सफुली एग्जिस्ट कर रहा था जिसको उसने अपने दिमाग में रखा था काफी टाइम से। हमें पता लगता है कि नगाई जो है वो अपने आइडिया से बैटल कर रहा है कि जो उसका काम है वो एक ड्राइंग ऑन पेपर से काफी ज्यादा
बढ़कर है और उसे रियलाइज होता है कि जो चीज वो लिखता है वो काफी ज्यादा इफेक्ट रखते हैं उनसे जैसे वो पहले अज्यूम करता था और बाद में वो उन्हें काफी रिस्पेक्ट से ट्रीट करने लगा। दूसरी साइड जहाँ पर सातोको और लिन है जो इस फैक्ट को फेस करते हैं कि वो बस एक कैरेक्टर्स हैं और वो इसको अपने अपने तरीके से हैंडल करते हैं। लिन रेबेल कर जाता है, वो कहता है कि मैं क्यों मरूं और वो खुद की तरफ से एक दूसरी एंडिंग बनाना चाहता है जो ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। वो फोर्थ वॉल ब्रेक करता है और वो अपनी डेस्टिनी अपने ही हाथों में ले लेता है। सातोको शुरू से ही डिसएग्रीमेंट में थी, मतलब कैसे जितनी भी सफरिंग उसने झेली है सिर्फ एक गुड स्टोरी के लिए हो सकती है। मतलब तुम भी ऐसे ही सेम रिएक्ट करोगे, है ना? लेकिन जैसे ही स्टोरी प्रोग्रेस करती है वो सच्चाई काफी ज्यादा क्लियर हो जाती है और वो आखिर में रियलिटी एक्सेप्ट कर लेती है और वो हर कुछ करती है अपनी पावर के अंदर जिससे वो नगाई को हेल्प कर सके कहानी को एंड करने में, क्योंकि वैसे ही उनका वर्ल्ड खत्म हो रहा था। ये एग्जिस्टेंशियलिज्म को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करती है। लिन और सातोको काफी ज्यादा अलग तरीके के रिएक्शन देते हैं इस फैक्ट के ऊपर कि वो बस एक कैरेक्टर हैं, लेकिन वो दोनों ही इक्वली बिलीवेबल थे और ये काफी ज्यादा नेचुरल है और काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। जैसे हम ह्यूमन हैं, हम स्ट्रगल करते हैं उस फैक्ट को मानने में जो हम हैं और क्या चीजें मीन करती है उन चीजों के बारे में जो हम करते हैं, लेकिन हमें इनकी एंडिंग के बारे में नहीं पता लगा। और ये हमें बताता है कि जो भी ट्रुथ है समटाइम सही होता है कि वो हमें ना ही पता लगे। मे बी हम मांगा कैरेक्टर्स नहीं है, प्रोबेबली वी आर नॉट, राइट? लेकिन कभी कभी जो नॉलेज हम फेस करते हैं वो काफी ज्यादा लार्ज हो सकते हैं, इतने लार्ज कि वो वर्ल्ड शैटरिंग हो। और ये सुनने में इतना इंटरेस्टिंग है, उतना ही इंटरेस्टिंग जिस मांगा का कैरेक्टर है वो है नगाई, जिसका इंटायर पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी तरीके से एक्सप्लोर करना। नगाई जो है वो लिन को एंड में मारने वाला था क्योंकि उसे लगता था कि ये कूल एंडिंग होगी और काफी ज्यादा शॉकिंग भी होगी, और जो कि काफी ज्यादा सच भी हो रही थी। जस्टिस नहीं होता लिन को, क्या मतलब गोजो के साथ भी ऐसा हुआ है। और ये नगाई को पहले ही चैप्टर में अच्छे से पता लग जाता है, जहाँ पर वो अपने कैरेक्टर से मिलता है और उनके पर्सपेक्टिव को जानता है। वो अपने ही क्रिएशन के लिए काफी ज्यादा अप्रिसिएशन करने लगता है। उसे अपने कैरेक्टर से बात करने का मौका मिलता है एज अ रियल पीपल और वो समझना स्टार्ट करता है कि कैसे अपने कैरेक्टर्स को ट्रीट करना चाहिए जब वो उन्हें लिख रहा हो। मेरे को लगता है यही सातोशी कोन बताना चाहते थे अपने इंटायर स्टोरी में। से एक राइटर या आर्टिस्ट होते हुए तुम्हारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसमें तुम अपने काम पर जस्टिस ला सको, जिनको तुम एक प्रॉपर कंक्लूजन दे सको। और जो फाइनल थिंग है यही इसको लेके आती है। जो एंडिंग है ओपुस की, ये पब्लिश करी गई थी मांगा मैगजीन में कॉमिक गाइज इन 1995 और खत्म हुई थी 1996 में, जहाँ पर जो मैगजीन है वो पता नहीं कैसे बिजनेस से एकदम बाहर हो गई। उससे पहले जब ओपुस को प्रॉपरली एंडिंग मिल जाए, हमें अब पता चलता है कि जो कैरेक्टर्स है लिटरली मिड एयर रह जाते हैं, लेकिन सातोशी कोन वो पूरी तरीके से इस कहानी को अबैंडन नहीं करना चाहते थे। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा एंडिंग को स्पॉइल करने वाला हूँ और अगर तुम्हें एंडिंग नहीं जाननी तो तुम सीधा स्किप कर सकते हो इस पार्ट पर। हमें एंडिंग में बताया जाता है कि सातोशी कोन खुद वेकअप करता है अपने घर में, उसे कॉल आता है अपने एडिटर का और वो एडिटर सातोशी कोन को बताता है कि जो मैगजीन है वो कैंसिल होने वाली है। सातोशी कोन एक्सप्लेन करता है कि वो कहानी को रैप कर देगा इन 3 मोर चैप्टर्स, सिर्फ इतना ही टाइम चाहिए सातोशी कोन को। फिर हम सातोशी कोन को देखते हैं जो किसी के साथ फोन पर बात कर रहा था, जिसमें वो बोलता है कि एक पोटेंशियल वॉल्यूम रिलीज करेगा एक फाइनल चैप्टर के साथ। और यहाँ पर हमें पता लगता है सारी चीज है वो एक तरीके से शैटर हो गई, मांगा जो है वो रियल वर्ल्ड में आ गई है, हमें पता नहीं अब क्या रियल है। और फिर नगाई भी एक पेज से बाहर आता है अपना मुंह निकाल कर और वो बहस करने लग जाता है सातोशी कोन से। अब नगाई को पता लगता है लिन को कैसा लगा होगा जब उसे रियलिटी के बारे में पता चला। और जो सातोशी कोन है वो नगाई को ही एक काफी सरकास्टिक वे में पूछता है कि तुम ही मेरी मदद कर दो इस कहानी को एंड करने में, और यहीं पर पूरी कहानी खत्म हो जाती है। एक काफी एक्सट्रीमली मेटा एंडिंग थी ये, और कुछ तरीकों में ये बहुत ही परफेक्ट है। ये कम्प्लीटली फिट कर रही है उन आइडियाज को जिसको प्रेजेंट किया गया है इस मांगा के अंदर, और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन ऑब्वियसली हमें सातोको और लिन के एंडिंग के बारे में नहीं पता चलता, मतलब उन्हें कोई कंक्लूजन नहीं मिलता। नगाई ऑल्सो, मतलब वो सारे एक खाली स्पेस में फ्लोट करने लग गए इस एंडिंग की वजह से। और एंडिंग में हमें सातोशी कोन का मैसेज मिलता है कि he someday hope to return to the story and give his characters a proper conclusion, but unfortunately उनकी डेथ हो गई 2010 में, आधे साल बाद, जब उन्हें डायग्नोस करा गया था कि उनको पैनक्रिएटिक कैंसर है। मतलब ये जो इतनी अब्रप्ट एंडिंग थी, ओपुस फिर भी एक काफी फिनोमिनल पीस
नाइस है। ये बताती है कि क्या मतलब होता है कि जब तुम एक आर्टिस्ट होते हो और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है एक टाइटल के साथ। ये सही में दिखाता है कि कैसे एक स्टोरी बाउंड्रीज को पुश करता है, कैसे क्या अचीव और क्या नहीं अचीव करा जा सकता एक स्टोरी के अंदर। ये फोर्थ वॉल को सिर्फ एक फोर्थ वॉल की तरह नहीं समझता जैसे कि एंटरटेनमेंट हो गया, जैसे डेडपूल में या इंडियन मूवीज में होता है, बल्कि एक पैसेज की तरह दिखाता है जिसमें हम व्यूअर्स और जो कैरेक्टर्स है उनके बीच में एक पर्सपेक्टिव का आदान प्रदान हो रहा है। आदान प्रदान, भाई क्या बोल रहा हूँ मैंने कभी भी ऐसी कोई मांगा नहीं पढ़ी जो एक तरह से मेरे माइंड पर इतना ज्यादा जोर डाली। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि ऐसी दूसरी भी मांगाज है जो कि सिमिलर चीजें कवर करती है तो तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तब तक के लिए स्टे सॉसी, स्टे क्यूरियस, बाय बाय।